लास्ट लेक्चर में अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन की बात की, करेक्ट? ओके, श्रोडिंगर ने पार्टिकल के मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को कंसीडर करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप किया जिसको अपन बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये तुम्हारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर्म है बेटा। अब देखो तुम लोग यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया साइन। साइन क्या होता है? वेव फंक्शन, जो कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो किसकी फॉर्म में मूव करेगा बेटा? इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ओके, तो अपने वेव फंक्शन साइन क्या होता है? वेव फंक्शन एक्स वाई एंड जेड क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एम होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, ई है टोटल एनर्जी, वी है पोटेंशियल एनर्जी, राइट? इन सब की बातें अपन ने कर ली थी। तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को कंसीडर, ड्यूअल बिहेवियर को कंसीडर करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप किया जिसको अपन बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लास्ट क्लास में देखा था, इस इक्वेशन को भी इन डेप्थ स्टडी की थी। ये सुनो, एक्स वाई एंड जेड क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सोल्व नहीं करके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में सोल्व करते हैं, क्योंकि एटम जो होते हैं उनमें स्फेरिकल सिमेट्री होती है। एटम्स में स्फेरिकल सिमेट्री होती है। इस वजह से अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को अपन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में सोल्व करेंगे तो आसान होगा सोल्व करना। ठीक है, तो अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इस टाइप से अपन, ये मैंने तुम्हें समझा दिया था लास्ट लेक्चर में कि किस टाइप से अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। हाँ या ना? ओके, जो वेव फंक्शन होता है साइन, तो वेव फंक्शन होता है साइन बेटा, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है। वेव फंक्शन साइन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बेटा? ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव फंक्शन साइन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, जो कि क्या है? एक्स वाई एंड जेड। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है बेटा। अगर इनको तुम किसमें कन्वर्ट कर लेते हो बेटा? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। जेड की वैल्यू होती है आर कोस थीटा, एक्स की वैल्यू होती है आर साइन थीटा कोस फाई, वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा साइन फाई। ये सुनो, ये किस टाइप से मैंने वेक्टर कंपोनेंट लेके सोल्व किया था, प्रीवियस लेक्चर में अपन देख चुके हैं। तो देखो, जैसे एक्स को तुम आर और थीटा की फॉर्म में लिखोगे, आर थीटा एंड साई की फॉर्म में लिखोगे, तो वेव फंक्शन किसका फंक्शन होता है? एक्स वाई एंड जेड का। अगर तुम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दोगे तो वेव फंक्शन साइन किसका फंक्शन हो जाएगा? आर थीटा एंड फाई का। आया ना? ओके, तो अब देखो बेटा, जब इसको आर थीटा एंड फाई की फॉर्म में लिखते हो तो आर वाला एक्सप्रेशन कॉमन आ जाता है, उसको अपन बोलेंगे बेटा रेडियल वेव फंक्शन। और थीटा और फाई वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे? एंगुलर वेव फंक्शन। ओके, आर कोमा तो वेव फंक्शन है वो आर थीटा एंड फाई का फंक्शन होगा बेटा, जिसको अपन वेव फंक्शन बोलेंगे। लेकिन जब तुम कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखते हो तो आर वाला फैक्टर पूरा कॉमन आ जाता है, जिसको अपन क्या बोल देंगे? रेडियल फंक्शन। और जो थीटा एंड फाई वाला एक्सप्रेशन है उसको अपन बोलेंगे एंगुलर वेव फंक्शन। ओके, ये सुनो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कितने वेरिएबल है बेटा? 3, एक्स वाई एंड जेड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे बेटा? 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। आया ना? ओके, तो वहां से स्टार्ट होती है बेटा क्वांटम नंबर्स की। व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सोल्व्ड फॉर वेव फंक्शंस देन 3 नंबर्स आर ऑब्टेन्ड नोन एज क्वांटम नंबर। तो वेव फंक्शन साइन की वैल्यू पुट करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया जाता है तो अपने को 3 सॉल्यूशंस, 3 नंबर मिलते हैं बेटा, जिनको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। बट ध्यान से सुना, एक्चुअल में क्वांटम नंबर 3 नहीं 4 होते हैं। बट आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स 3 तो कहां से मिलते हैं? फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जो 4th क्वांटम नंबर होता है वो अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? ओके, तो बेटा यहाँ पे अभी अपन क्वांटम नंबर स्टार्ट करें। अभी तक जो तुमने देखा वो ऑलरेडी अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे बेटा क्वांटम नंबर्स की। ओके, टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं जिनके नेम है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के अदर नेम्स भी हैं, जैसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। थर्ड क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट होता है तुम्हारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ध्यान से सुना बेटा, ये ऊपर वाले 3 जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों अपने को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं। जो 4th क्वांटम नंबर ये कहां से मिलता है बेटा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कितने क्वांटम नंबर मिलते हैं? ओनली 3, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो 4th क्वांटम नंबर है एस, वो अपने को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता, इसको अपन
क्या से निकालते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, यस और नो। ओके, अब देखना बेटा कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को क्या इंफॉर्मेशन देगा, उसकी अपन बात करते हैं। देखो बेटा श्रोडिंगर ने बोला कि एटम के अंदर क्या होता है बेटा, डिफरेंट एनर्जी सेल्स होते हैं, शेल्स। ओके, शेल के अंदर क्या होंगे बेटा, सब सेल्स। सेल के अंदर क्या डिफाइन किया बेटा उसने, सब सेल। और सब सेल के अंदर बोला क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। सब सेल के अंदर होते हैं बेटा ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में बोलूं उसको डिफाइन किया, या एनर्जी लेवल्स को डिफाइन किया बेटा। शेल, शेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर क्या बेटा, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली कुछ वैसे ही होगा बेटा कि तुम जिस बिल्डिंग में रहते हो वो बिल्डिंग, उसके बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा फ्लैट, फ्लैट के अंदर तुम्हारा रूम, और रूम के अंदर तुम। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का एटम भी अरेंजमेंट भी उसने कुछ ऐसा ही बोला कि एटम के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं, सब सेल में डिफरेंट ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, अब देखना बेटा कि कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है और अपने को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा, शेल को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू एक शेल को डिनोट करेगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू सब सेल को डिनोट करेगी। किसको डिनोट करेगी, सब सेल को। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू किसको बताएगी बेटा, ऑर्बिटल को। जो फोर्थ क्वांटम नंबर है ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। मैं अभी तुम्हें बता दूं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। इसकी बात अपन सबसे एंड में करेंगे, पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, शेल, एजीमुथल, सबसेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा बेटा, ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो तुम्हें उसकी हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू एक शेल को डिनोट करेगी, शेल के अंदर होते हैं सबसेल। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू एक सबसेल को डिनोट करेगी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये अपने को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपन की हेल्प से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से तुम एक ऑर्बिटल की एनर्जी और साइज बता सकते हो। तो बताओ बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा बेटा तुम्हें, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो तुम्हें क्या बताएगा बेटा, थर्ड क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, कि 3D में जो ऑर्बिटल है वो किस टाइप से ओरिएंटेड है, वो एक्स एक्सिस से कितने के एंगल पे है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। तो 3D में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है वो तुम्हें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई थिंक सबको ये बात क्लियर है कि कौन सा क्वांटम नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को, एजीमुथल सबसेल को, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। उनकी हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताएगी बेटा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को ऑर्बिटल का साइज एंड उसकी एनर्जी बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा वो बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बताएगा, अरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो बेटा जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो एन, एल एंड एम, तो तुम्हारे पास वो क्वांटम नंबर जो अपने को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फाइंड आउट होते हैं, किसको डिफाइन करते हैं बेटा, वो ऑर्बिटल इन एन एटम, ऑर्बिटल की साइज एंड एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन। तो ऊपर वाले तीनों क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करते हैं, और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करेगा। अब इन्हीं क्वांटम नंबर्स को अपन इन डेप्थ स्टडी करते हैं। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। देखो बेटा सबसे पहला क्वांटम नंबर है वो अपने पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों अपने को कहां से मिलते हैं बेटा, फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तीनों कहां से मिलते हैं अपने को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फाइंड आउट होते हैं। अभी देखना कि जो एन है ना बेटा, एन जब रेडियल वेव फंक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था बेटा, साइन आर एंड साइन थीटा इनटू फाई। ओके, ये रेडियल वेव फंक्शन और ये पता है बेटा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके सॉल्यूशन से मिलता है, जब अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रेडियल वेव फंक्शन के लिए सोल्व करते हैं तब अपने को मिलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ओके, रेडियल पार्ट को सोल्व करने पे क्या मिलता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताओ बेटा
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के अपने को क्या बताता है, साइज एंड एनर्जी, तो इट डिटरमाइंस साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू एक शेल को डिनोट करेगी बेटा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर, एन की वैल्यू 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है बेटा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर। n की हर एक वैल्यू, n किसको डिनोट, s किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, शेल को। ठीक है, तुम्हें पता है शेल को अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा, k l m n। ओके, तो n, k के लिए n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, k फर्स्ट शेल होता है तो 1 2 3 4। ओके, तो बेटा n की हर एक वैल्यू शेल को डिनोट करती है। क्लियर है, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 से लेके एनी पॉजिटिव इंटीजर इन्फिनिटी तक, है ना। अब और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें बताता क्या है बेटा, स्मॉल n, साइज एंड एनर्जी। देखना बेटा, जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अगर किसी सेल के लिए n की वैल्यू हाई है, मतलब उसकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा, हाई। अगर n की वैल्यू हाई है बेटा, तो सेल की साइज भी क्या होगी, लार्ज। क्लियर है, तो शेल तुम्हें ऑर्बिटल की, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें एनर्जी एंड साइज बताता है, एन की वैल्यू ज्यादा साइज ज्यादा, एन की वैल्यू ज्यादा एनर्जी ज्यादा। क्लियर है, बताओ बेटा, अगर तुम्हें के और एन सेल में बताना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो एन किसका ज्यादा है, फोर्थ सेल है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, साइज भी सी का ज्यादा होगा। क्लियर है, ओके। देखो बेटा, शेल के अंदर क्या होता है, शेल के अंदर होते हैं सब सेल, और सब सेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स। ओके, एक शेल के अंदर डायरेक्टली तुमसे पूछ भी, एक शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल क्या आंसर आएगा, एन स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन सेल एन स्क्वायर। अब देखना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल 2n स्क्वायर। कैसे, सुनना बेटा ध्यान से, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एन सेल में एन स्क्वायर ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, जितने ऑर्बिटल्स हैं उनके डबल। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं, बताओ कि फोर्थ सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने बेटा, स्क्वायर कर दो 16, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, डबल 32। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट नोट बेटा, तुमने एक चीज बोली बेटा कि जो तुम्हारे पास एनर्जी है, एक ऑर्बिटल की साइज एंड एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। बट बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है ना, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, उनकी एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। सुनिएगा बेटा ध्यान से, ये किसके लिए बोल रहा हूँ, ओनली फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है ना जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम तो एनर्जी सेम, बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, उनकी एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। मान लो कि एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए तुम्हें एनर्जी का ऑर्डर बताना है, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है बट एजीमुथल क्वांटम नंबर अलग अलग है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या होगी, एनर्जी अलग अलग होगी। क्लियर है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी प्रिंसिपल एज वेल एज एजीमुथल दोनों क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, बट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। हाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर एनर्जी। ओके, सेकेंड क्वांटम नंबर होता है तुम्हारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये भी कहां से मिलता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जिसको अपन स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल की हर एक वैल्यू बेटा, एल की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी, सब सेल को डिनोट करेगी। ठीक है, एल की हर एक सब सेल को डिनोट करेगी। ठीक है, और बताता क्या है बेटा, यहां से एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से अपन क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं इसकी हेल्प से, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से अपन ऑर्बिटल का शेप डिफाइन करते हैं। ओके, सेल होते हैं सब सेल के अंदर, तो तुम्हें पूछेगा कि थर्ड सेल के अंदर कौन कौन से सब सेल है, थर्ड सेल के अंदर कितने सब सेल हैं, कौन कौन से सब सेल हैं, कैसे निकालेंगे बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, मतलब तुम्हें शेल नंबर गिवन है, तो एल की वैल्यूज कहां से हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन क्या बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एल की वैल्यूज होती है 0 से n-1 तक। जैसे मैं बोलूं बेटा थर्ड सेल है, एन की वैल्यू कितनी, तो थर्ड सेल है मतलब
सेल नंबर 3 मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है 0 से n-1 तक, 0 1 एंड 2। समझ में आया? एजीमुथल क्वांटम नंबर कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल या उससे बड़ा नहीं हो सकता। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा क्या रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम ही रहेगा। ये सुनो, एल की वैल्यूज कहां से होती है बेटा 0 से n-1 तक। अभी मैंने तुम्हें बोला कि एल की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा सब सेल को। सब सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एस पी डी एफ जी एच, एफ तक की तुम्हारा काम पड़ेगा बेटा, एफ तक याद रखोगे चलेगा। एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए वैल्यू होती है 1, डी के लिए होती है 2, एफ के लिए होती है 3। ये याद रखोगे तुम लोग, हाँ है ना? ओके, अब देखना बेटा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है एल, वो कभी भी एन के इक्वल या उससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से छोटा होगा। एल की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है 0 से लेके n-1 तक, जहां पे एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब सेल को, जैसे सेल को किस डिनोट कर रहे थे बेटा KLMN से, वैसे सब सेल को डिनोट करते हैं SPDF। एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। ठीक है, एक सेल के अंदर सब सेल होते हैं, फिर सब सेल में ऑर्बिटल्स। अगर तुम्हें ये बोल दे कि एक सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर तुमने देखा था बेटा एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं n², इलेक्ट्रॉन्स उसके डबल। अगर तुम एक सबसेल में ऑर्बिटल पूछे कि बताओ एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल कितना होता है 2l+1, और एल की वैल्यू तुम्हें सबसेल देके पता ही लग जाएगी कि एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबसेल क्या होगा 2l+1। ओके, एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो कैसे निकालेंगे, जितनी ऑर्बिटल्स है एग्जैक्टली उनका क्या कर देंगे डबल। अरे बेटा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जितनी ऑर्बिटल्स है उनका डबल कर देंगे। तो एक सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स है कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द फॉर्मूला ऑफ 2l+1। क्लियर है? ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल डबल हो जाएंगे इसके। ये वाला फॉर्मूला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वर्ड पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिट नहीं क्या लिखा हुआ है ऑर्बिटल। यहाँ पे ऑर्बिट की जगह अगर ऑर्बिटल की जगह ऑर्बिट कर दिया ना बेटा तो चीजें चेंज। कि ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था बोर ने, अपन बात कर रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। क्या फॉर्मूला होता है √L × L+1 h/2π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा √L × L+1 × h/2π। क्लियर है? L क्या है बेटा यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तुम किसी भी ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे पी के लिए निकालना है, पी सब सेल के लिए, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देना। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √L × L+1 × h/2π। जो नई बुक्स है बेटा जेई की उसमें h/2π को, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, h/2π को बेटा शॉर्ट फॉर्म में h बार से भी डिनोट करता है। h के ऊपर से क्रॉस लगा होगा, किस क्या रीड करेंगे उसको रीड एज h बार। तो h बार की वैल्यू क्या होती है बेटा h/2π। तो अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया है √L × L+1 × h बार, समझ जाओगे कि h बार क्या होता है h/2π। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्म गिवन हो सही होगा। h बार की वैल्यू पता होनी चाहिए h/2π, जहां पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्लियर? ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कहां पढ़ा तुमने बोर्स मॉडल में, नहीं बोला था बेटा बोर्स ने कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो। जैसे इक्वेशन आई थी mvr = nh/2π। तो बताओ बेटा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा nh/2π। n क्या है यहाँ पे ऑर्बिट नंबर था, और यहाँ पे ये क्या है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दोनों में फर्क है, समझ में आया? ओके, अब देखो बेटा मैंने तुम्हें एक पॉइंट थोड़ी देर पहले बोला था कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के केस में, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के केस में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है मतलब क्या होगा एनर्जी सेम होगी। ठीक है, सब सेल पे मतलब एजी मतलब क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ NS NP ND NF, मतलब ऐसे लिखूंगा 4s 4p 4d 4f। तो देखो बेटा सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है,
अरे एन किसको डिनोट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। एसपीडीएफ तो क्या है? सब सेल है। तो देख रहे हो बेटा, सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो एनर्जी भी क्या होगी बेटा? सेम, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला था बेटा कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पे डिपेंड करती है। इन सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन का एजीमुथल अलग अलग है ना बेटा। एस सब सेल के लिए L0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है तो एनर्जी L के साथ क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। हाँ या ना? ओके। अभी बेटा अपन ये सीखते हैं कि एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तुमने देखा ना बेटा कि सेल के अंदर क्या होते हैं बेटा? सबसेल, और सबसेल के अंदर क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अपने सबसेल देखे, सबसेल कौन से होते हैं? एसपीडीएफ। तो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इन सब की अपन बातें करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी अपन क्या सीख रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बात करें बेटा इन एस सबसेल, एस सबसेल की बात करें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? 2l+1। बेटा एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बताओ कितना? 2 × 0+1 कितना आएगा? 1। तो बेटा एस सबसेल में एक ऑर्बिटल, तो कैसे डिनोट करेंगे बेटा? ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल। नेक्स्ट बेटा पी सबसेल, बताओ बेटा पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं बेटा 2l+1 से। पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 1+1 कितना हो जाएगा? 3। तो बताओ बेटा पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे हमेशा? 3 ऑर्बिटल्स। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी सबसेल की। तो डी सबसेल में बेटा, डी सबसेल के लिए निकालो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? 2l+1। डी के लिए एल की वैल्यू 2, तो कितना आएगा? 2 × 2+1 कितना जाएगा? 5। तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। ओके, ऐसे ही मैं अगर एफ सबसेल के लिए निकालू बेटा, एफ सबसेल के लिए मैं फाइंड आउट करूं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू जाएगा 2l+1। तो बेटा एल कितना होता है उनके लिए? 3। तो कितना आ जाएगा? 7। तो एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे बेटा? 7। ठीक है, निकाल सकते हो बेटा। अरे एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका फॉर्मूला होता है निकालने का 2l+1। वहां से अपने लिखा कि एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3, डी में 5 और एफ में 7। अब बताओ एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2। पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा? 3 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। डी में कितने हो जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 10। और एफ में कितने हो जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 14। क्लियर है? हाँ या ना? ओके, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है बेटा, अगर तुम्हें एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पता है, शेल पता है, तो एक शेल में कौन कौन से सबसेल होंगे? कौन बताएगा सबसेल? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल पता, तो एल की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1 तक। ओके, अभी देखना बेटा, मैं तुमसे बोलूं कि n = 4 में तुम्हारे पास n की वैल्यू 4 है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल है? कि फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? बेटा एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स है कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू द n स्क्वायर। अरे एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स है कैसे निकालते हैं? n स्क्वायर। और सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स है कैसे निकालते हैं बेटा? 12+1 से। ओके, तो तुम्हें सेल नंबर कितना किया था? फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में कितने ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे बेटा? n स्क्वायर करके कितने आ जाएंगे? 16। अब बेटा फोर्थ सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे, फिर उनमें ऑर्बिटल कितने, इन डेप्थ तुम्हें समझाता हूं। देखो बेटा n की वैल्यू तुम्हें फोर्थ सेल गिवन है। ओके, बताओ बेटा अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है? 0 से n-1 तक। 0 से n-1 तक, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0, 1, 2, 3। l की ये वैल्यूज पॉसिबल है ना? अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? 0, 1, 2, 3। l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। l की वैल्यू किसको डिनोट करती है बेटा? s सब सेल को। l की वैल्यू 1 मतलब p सब सेल, l की वैल्यू 2 मतलब d सब सेल, l की वैल्यू 3 मतलब f सब सेल। s सब सेल में एक ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स एंड f सब सेल में क्या बेटा? 7 ऑर्बिटल्स। टोटल ऑर्बिटल फाइंड आउट करो।
1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 कितना है रे 16 आया ना। बताओ बेटा फोर्थ सेल में कौन कौन से सबसेल होंगे, एस पी डी एफ चारों सबसेल होंगे। अगर n = 3 होता, अगर थर्ड सेल है उसमें बताओ कौन कौन से सबसेल होंगे। एल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है बेटा 0 1 एंड 2 राइट, यही हो सकती है 0 से n-1 तक। तो ये एस सबसेल को डिनोट कर रही है, एल की वैल्यू 1, पी सबसेल को ये डी। तो बताओ बेटा क्या थर्ड सेल में आप एफ सबसेल होता है, नहीं। थर्ड सेल में कौन कौन से सबसेल होते हैं, एस पी डी एफ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालो बेटा, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, कितना आंसर आया बेटा 9। ओके वैसे डायरेक्टली आंसर निकालते हैं, n² करके कितना 9 कितना आंसर आता 9 आता ना। ओके ये सुनो अब देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा होगा ना कि 4s, इसका मतलब क्या है बेटा एस सबसेल ऑफ फोर्थ सेल, ठीक है। 4d लिखा हुआ मतलब क्या होगा, इसका मतलब डी सबसेल ऑफ फोर्थ सेल। 3d का मतलब क्या हो जाएगा बेटा डी सबसेल ऑफ थर्ड सेल। हाँ या ना, क्या बेटा 3f पॉसिबल है, नहीं। थर्ड सेल में f सबसेल ही नहीं होता है, थर्ड सेल में f सबसेल। 4f पॉसिबल है, क्या हो जाएगा बेटा 4 सबसेल ऑफ फोर्थ सेल, f सबसेल ऑफ फोर्थ सेल, ठीक है। यस और नो। ओके अभी मैं बेटा तुम्हें ये बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं मैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n = 4 एंड l = 2 बताओ कितनी हो जाएंगी। ठीक है देखो बेटा n = 4 है तो टोटल ऑर्बिटल कितनी हो गई, टोटल ऑर्बिटल कितनी हो गई बेटा 16। लेकिन तुम्हें क्या बोला है बेटा कि ऐसी ऑर्बिटल का n 4 होना चाहिए और l कितना होना चाहिए बेटा 2। तो n 4 का मतलब फोर्थ सेल और l 2 का मतलब डी सबसेल, तो 4d हो गया बेटा। l 2 का मतलब डी सबसेल, बताओ बेटा डी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होते हैं 5। तो इसका आंसर सिर्फ कितना आएगा बेटा 5, समझा ना। अगर सिर्फ n = 4 वाले ऑर्बिटल्स पूछते तो 16, लेकिन जिनका n4 और l2 होना चाहिए। देखो बेटा n4 है तो l की वैल्यूज क्या हो सकती है 0 1 2 3, ये s सबसेल, ये p, ये d, ये f। तुमने क्या बोला n4 और d2, तो कितनी ऑर्बिटल होते हैं बेटा डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, तो 5 आंसर आएगा। समझ में आया तुमको ये वाला पार्ट, हाँ है ना। ओके नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है बेटा वो कौन सा क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करती है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m और नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा होता है बेटा स्मॉल m या फिर ml से डिनोट करते हैं इसको अपन। ओके तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है तुम्हें, इट डिटरमाइंस 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की, वो एक्स एक्सिस से कितने के एंगल पे, वाई एक्सिस से कितने के एंगल पे होगी 3D में। तो 3 डायमेंशनल जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है वो बताता है अपने को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। ऑर्बिटल किसमें होते हैं बेटा सब सेल्स में, सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल। तो देखना बेटा m की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं फॉर ए गिवन सबसेल। अगर तुम्हें सबसेल गिवन है तो तुम्हें l की वैल्यू पता होगी बेटा, जैसे s के लिए 0, p के लिए 1। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l m कैन हैव वैल्यूज -l2 + l। जैसे बेटा मैं बोल दूं कि l तुम्हारे पास 1 है तो m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है -l से लेके +l तक, तो -1 0 +1। क्या m कभी l से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं। क्या इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, m और l आपस में इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो बताओ बेटा एक गिवन l के लिए m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है -l से लेके +l तक। तो बेटा m की टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी 12 + 1। देखो बेटा तुमने क्या बोला कि m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करेगी, राइट। और एक सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, एक सब सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं 12 + 1। तो m की वैल्यूज भी कितनी होनी चाहिए 12 + 1। एक और तरीका समझने का इसको, m की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है बेटा -l से +l तक। तो देखो 0 से -l से तो 0, ये -l तक वैल्यू, आगे +l तक वैल्यू, 0 से -l तक l वैल्यूज हो गई, 0 से +l तक l वैल्यूज हो गई, एक खुद 0, तो कितनी वैल्यूज होगी टोटल 12 + 1। आया ना। जैसे देखो बेटा यहाँ पे कितनी वैल्यूज हो गई, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या आएंगी -1 0 1, कितनी वैल्यू है टोटल 3 ना। देखो 12 + 1 के इक्वल है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। m की पॉसिबल वैल्यूज -l से लेके +l तक।
टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी बेटा उसकी? टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगे? 12 + 1। ठीक है, m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करती है। जैसे बेटा मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पास n = 3 है, मतलब थर्ड सेल है। सब सेल क्या क्या हो सकते हैं बेटा? l की वैल्यू 0 से n - तक 0 से n - 1 तक होती है, तो 0 1 एंड 2। बताओ बेटा, s सब सेल, p सब सेल एंड d सब सेल। s सब सेल में एक ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल और d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स। अब तुमने बोला कि बेटा m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। देखो बेटा, s के लिए l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू कैसे होती है? -l से +l तक, तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 ही होगा m, है ना। p के लिए l की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 0 +1, -l से लेके +l तक, तो -1 0 +1। बताओ बेटा, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? -2 -1 0 +1 एंड +2। देखो बेटा, m की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा? एक ऑर्बिटल को डिनोट करेगी। क्लियर है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी? एक ऑर्बिटल को डिनोट करेगी। किस टाइप से? जैसे m के लिए, p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो वहां से m की 3 वैल्यूज मिलेंगी बेटा तुम्हें, -1 0 एंड +1, क्योंकि m की वैल्यूज -l से लेके +l तक होती है ना। m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। या तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। देखो 3 क्वांटम नंबर अपन ने पढ़े, ठीक है, 3 क्वांटम नंबर पढ़े, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का साइज एंड एनर्जी बता देगा, एजीमुथल उसकी शेप बता देगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका ओरिएंटेशन बता देगा। ठीक है, तो इन तीनों क्वांटम नंबर जो अपने को श्रोडिंगर इक्वेशन से मिले, उससे अपन ऑर्बिटल की साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड एनर्जी तीनों इन डेप्थ एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ या ना? ठीक है, बट बेटा जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में, स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो स्पेक्ट्रम था, ठीक है, वो इन तीनों क्वांटम नंबर से भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कि इनसे तुम ऑर्बिटल का साइज एंड शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन ये सब बहुत क्लियरली बता सकते हैं, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो स्पेक्ट्रम था, या मैं बोलूं बेटा कि जो फाइन स्पेक्ट्रम था, वो इन तीनों क्वांटम नंबर की हेल्प से भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये तीनों क्वांटम नंबर ने क्या बेटा कि एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन, इन सबको मस्त एक्सप्लेन कर दिया। बट तुम्हारे पास ये क्वांटम नंबर भी कम पड़ गए किसको एक्सप्लेन करने के? स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, देखना बेटा, तुमने देखा था बेटा कि इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखा था, हाइड्रोजन के केस में देखा था कि नहीं देखा था? ओके, तो उसमें तुम्हारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस आई थी, सॉरी एब्जॉर्प्शन में डार्क लाइंस आई थी, इमिशन स्पेक्ट्रम में तुम्हारे पास ब्राइट लाइंस आई थी। फिर मैंने बोला था कि तो बोर के अकॉर्डिंग इमिशन स्पेक्ट्रम इज द लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन जब उस एक ब्राइट लाइन को तुम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हो तो उसमें बहुत सारी फाइन फाइन लाइन होती है। तो एक्चुअल में उस स्पेक्ट्रम को तुमने क्या नाम दिया था बेटा? फाइन स्पेक्ट्रम, कि वो एक लाइन बहुत सारी फाइन फाइन लाइन में स्प्लिट हो रखी थी, है ना। ये सुनो, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम देखो तो फाइन स्पेक्ट्रम जैसा आता है बेटा। ओके, और मैंने बोला था मॉलिक्यूल और कंपाउंड के स्पेक्ट्रम देखो तो कैसा आएगा तुम्हारे पास? बैंड स्पेक्ट्रम, है ना। तो जो स्पेक्ट्रम आ रहे थे, जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का स्पेक्ट्रम था, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। किससे भी बेटा? तीनों क्वांटम नंबर से भी उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर बेटा एक नया चीज पता लगा। तुम्हें इतना पता है ना बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है उसको अपन बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। हाँ है ना? पता है बेटा क्या? अभी मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ कि फोर्थ क्वांटम नंबर जो कि अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, जिसको अपन बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन तीनों क्वांटम नंबर से अपन शेप, साइज, ओरिएंटेशन, एनर्जी ये सब बता पा रहे थे, बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का स्पेक्ट्रम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद जब डिस्कवरी की गई, बड़ा पता लगा, क्या नई चीज पता लगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवॉल्व करता ही करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवॉल्व करता ही है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा होता है। पहले साइंटिस्ट लोग सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे थे बेटा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का उसकी एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन था ना, उसको कंसीडर नहीं कर रहे। अरे जिस टाइप से
अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने के साथ साथ अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन का भी एग्जैक्टली ऐसा ही सिस्टम था। ठीक है, तो पहले क्या बेटा कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसको कंसीडर कर लिया था, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया था अपन ने, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, उसको कंसीडर नहीं किया था। पता है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल जब मूवमेंट करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हाँ या ना? ओके, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व होगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अरे कुछ तो आएगा ही ना। तो एक बहुत, हर एक इलेक्ट्रॉन ना बेटा, एटम के अंदर जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेट से भी क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड रेस। तो एटम के अंदर जो हर एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो तुम ये बोल सकते हो कि एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो सुनना बेटा ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और तुम्हें पता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती है ना? तो अब तुम्हें पता लगा बेटा कि वो एक जो इमिशन स्पेक्ट्रम अपने पास जो एक ब्राइट लाइन आ रही थी वो फाइन फाइन लाइन में स्प्लिट कैसे हुई थी? इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से। इलेक्ट्रॉन, लेकिन पहले पता नहीं था ना बेटा, कि पहले बस इतना पता किया गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। तो तुम्हारे पास जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, ठीक है, जो फोर्थ क्वांटम नंबर है बेटा, जिसको अपन बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल एस को डिनोट किया जाता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बताता है बेटा? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का स्पिन या उसका रोटेशन बताता है, जो कि अपनी एक्सिस के लोग घूम रहा होता है, हाँ है ना? ओके, अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसका जो स्पिन है दो डायरेक्शन में हो सकता है, उसका जो रोटेशन है टू डायरेक्शन में पॉसिबल है बेटा, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ या ना? ओके, अब देखना बेटा, पहली बात तो ये समझ में आई कि जो फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसको अपन स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। और उसको डिटरमाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी तुम्हें समझ में आया, है ना? अब देखना बेटा, जब एक्सपेरिमेंटली स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालेगी तो उसकी टू वैल्यूज आती है बेटा, +1/2 एंड -1/2। स्पिन क्वांटम नंबर की टू वैल्यूज पॉसिबल होती है, +1/2 या फिर -1/2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, हाँ या ना? ठीक है, अब बेटा तुम बोलोगे सर क्लॉकवाइज के लिए +1/2 होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2, या फिर क्लॉकवाइज के लिए -1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2। ऐसा नहीं है। देखो बेटा, जो स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, +1/2 या फिर -1/2, ये दो वैल्यूज ही पॉसिबल हो सकती है। +1/2 एंड -1/2 का, +1/2 एंड -1/2 का क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? +1/2 एंड -1/2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है। सिंपली एक पॉइंट याद रखना बेटा कि +1/2 एंड -1/2 सिंपली क्या बताते हैं बेटा? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताते हैं? कि उसकी स्पिन का ओरिएंटेशन कैसा है, दैट्स ऑल, डायरेक्शन नहीं बताते। क्लियर है? तो बताओ बेटा, जो स्पिन क्वांटम नंबर एस, उसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है बेटा? एस इक्वल टू क्या होगा बेटा? +-1/2, या तो +1/2 होगा या फिर -1/2 होगा, ठीक है? तुम +1/2 को क्लॉकवाइज या -1/2 को एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों से डायरेक्शन से रिलेट तुम्हें नहीं करना है, ठीक है? अब देखो बेटा, जब अपन इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेंगे ऐसे एरो से, तो एक स्पिन अप और स्पिन डाउन ऐसे डिनोट करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन को, स्पिन अप स्पिन डाउन। दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे अप लिखा है मैंने, मतलब दोनों का स्पिन सेम डायरेक्शन में। दोनों का डाउन लिखा है, दोनों स्पिन डाउन मतलब सेम डायरेक्शन में। एक का स्पिन अप, दूसरे का डाउन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अपन ऐसे अप एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की तरह डिनोट नहीं करके कैसे डिनोट करेंगे बेटा? अप एंड डाउन की वजह से। दोनों का स्पिन अप मतलब सेम डायरेक्शन में, डाउन मतलब भी सेम डायरेक्शन में। एक का स्पिन अप है और दूसरे का क्या है बेटा? डाउन है, मतलब उन दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अपन कैसे दिखाएंगे बेटा? स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। ओके, तुम बोलोगे सर इसका मतलब +1/2 एंड -1/2 किसके लिए है बेटा? स्पिन अप एंड डाउन के लिए नहीं, सिंपली बेटा ये ओरिएंटेशन को बताते हैं। रिलेटिवली तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है?
तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +-1/2 पॉसिबल है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यूज है। इन वैल्यूज का स्पिन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सिंपली क्या बताती है बेटा, ये ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन। ठीक है, तुम्हें बोलती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन +1/2 है और दूसरे का -1/2 है, इसका मतलब दोनों का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों का स्पिन ही +1/2 है, मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन में। दोनों का -1/2 है, मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इनसे तुम डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इन सब पे कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर बेटा इलेक्ट्रॉन का उसकी एक्सिस के लंग जो स्पिन है उसको बताता है। एक्सपेरिमेंट वैल्यूज दो पॉसिबल है, +-1/2। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना बेटा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था तब तुमने क्या निकलता, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए अपन निकालेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताओ बेटा क्या फॉर्मूला होता है, √s इंटू s+1 मल्टीप्लाई बाई h/2π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या था बेटा, √l इंटू l+1 h/2π। l की वैल्यू सबसे देख के पता लग जाती है, लेकिन s की वैल्यू देखो बेटा क्या होती है, +-1/2। रूट के अंदर कभी नेगेटिव जा नहीं सकता बेटा, रूट के अंदर कभी नेगेटिव जा नहीं सकता, तो क्या डालेंगे +1/2। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 +1 मल्टीप्लाई बाई h/2π। ये क्या हो जाएगा बेटा 3/2। तो रूट के अंदर कितना जाएगा बेटा, √3/4 मल्टीप्लाई बाई h/2π। √4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई कितना देगा 4, तो तुम्हारे पास कितना देगा √3h/4π। तो ध्यान रखना बेटा s की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कितना बेटा √3h/4π। देखो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होती है +-1/2, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी क्या आएगा बेटा कांस्टेंट। कितनी वैल्यू आएगी पुट करके निकाल सकते हैं, कितना आता है बेटा √3h/4π। याद रखना स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला क्या है बेटा √s इंटू s+1 h/2π। s की वैल्यू +-1/2 ले सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर +1/2 लोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? ओके, अब तुमने एक कहानी, एक पॉइंट बोला था बेटा कि एक ऑर्बिटल में बेटा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटा आगे मैं तुम्हें सिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन ध्यान रखना एक ऑर्बिटल में जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा उन दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, ताकि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। ठीक है, आगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस के रूल सीखेंगे तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि जब भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना उन दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए बेटा, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। मतलब अब देखो एक का स्पिन अप है दूसरे का डाउन है, तो ये पॉसिबल है बेटा। ऐसा हो सकता है क्या कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों का स्पिन अप हो, नहीं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के स्पिन डाउन, नहीं। एक ऑर्बिटल में जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका स्पिन हमेशा अपोजिट ही होना चाहिए। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ओके, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आए कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है, उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या टू एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एस की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है +-1/2। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला √s इंटू s+1 h/2। एस की वैल्यू हमेशा 1/2 जाएगी बेटा अंदर, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जाता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। कितना आता है बेटा √3h/4π। क्लियर? ओके, क्या s की वैल्यू जो +1/2 एंड -1/2 होती है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को बताती है? नहीं। क्या वो स्पिन अप डाउन को बताती है? नहीं। वो सिंपली इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, स्पिन ओरिएंटेशन बताती है। ओके, एक का स्पिन अप एक का स्पिन डाउन दिखाने का सिंपल मतलब क्या है, दोनों का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से का क्लॉकवाइज में कौन से का एंटी क्लॉकवाइज में वो अपने को नहीं पता, वो वैल्यूज देख के नहीं बता सकते। सिंपली क्या बोलना है, एक का स्पिन अप दूसरे का डाउन है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। एक के लिए स्पिन की वैल्यू +1/2 है, दूसरे के लिए -1/2 है, मतलब स्पिन अपोजिट है। क्लियर है? दोनों के लिए स्पिन की सेम वैल्यू, सेम डायरेक्शन में स्पिन। हाँ या ना? अब देखना बेटा एक और पॉइंट, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, इस चीज का यूज करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 mod of कैपिटल S +1।
तुम बोलोगे सर स्पिल क्वांटम नंबर तो स्मॉल है, स्पिल क्वांटम नंबर तो स्मॉल एस होता है, कैपिटल एस क्या है यहाँ पे, कैपिटल एस इक्वल टू होता है प्लस माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है बेटा यहाँ पे, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे देखो लेकिन मॉड है तो खाली मोड प्लस तो साइन का 1/2 फर्क नहीं आएगा पड़ेगा ना, मोड है तो साइन का फर्क है नहीं पड़ेगा, तुम ऐसे भी कर सकते हो बेटा, एस कैपिटल एस इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मोड लेना है तुम्हें। ठीक है, जैसे मान लो बेटा पी सबसेल है, ओके, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, ऐसे बताओ बेटा क्या पे पेयर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या पेयरिंग हुई है कहीं पे भी, नहीं ना, अनपेड है ना बेटा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अनपेड है, तो बताओ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू 3/2, मल्टीप्लिसिटी कितना जाएगा बेटा 2 इंटू 3/2 प्लस 1 कितना जाएगा बेटा 4। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी होता है मोड ऑफ कैपिटल एस प्लस 1, एस और कैपिटल एस होता है टोटल स्पिन, कैसे निकालोगे बेटा, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मोड डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन। ठीक है, हाँ या ना, ओके। अब देखना बेटा एक और चीज समझाता हूं तुम्हें, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं बेटा, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, डी सब सेल में कितने होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। ध्यान से सुनना बेटा, in the absence of external electric field and magnetic field, the orbitals belonging to same subshell have equal energy। अगर तुमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो एक सबसेल की जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल, और इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। समझ में आया डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक सबसेल के ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में इक्वल है उनको अपन बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। मतलब पी सबसेल में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, अगर तुमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो इन तीनों की एनर्जी आपस में इक्वल होगी, क्या बोलेंगे इनको, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 की एनर्जी क्या होगी बेटा, एक दूसरे के इक्वल होगी, तो क्या बोलेंगे इनको, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर है, ओके। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीजनरेट orbitals beta, in the absence of externally applied electric and magnetic field, the orbitals belonging to same subshell have equal energy, such orbitals of equal energy are known as, बेटा एक सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा के रखा तो उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, इक्वल, तो इसे इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल को क्या बोले बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। पी सबसेल में जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में उन तीनों की एनर्जी आपस में इक्वल होगी, क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, इक्वल, क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो सेम सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी आपस में इक्वल होती है और ऐसे इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को अपन बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, अगर यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है बेटा, फिर अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं रिलेटेड टू क्वांटम नंबर। तुम्हें हमेशा याद रखना है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन 2 पाई। जिसमें मैं तुम्हें बोल दूं बेटा कि डी सबसेल या डी ऑर्बिटल का, डी सबसेल या फिर मैं पूछूं डी ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना आएगा, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2, अरे एस के लिए 0, पी के लिए 1, तो डी के लिए कितनी होती है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देना बेटा, 2 इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन 2 पाई, तो कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास 2 इंटू 2 प्लस 1 √6 इंटू एच अपॉन 2 पाई। इसको क्या लिख सकते हो बेटा तुम, √6 को 3 इंटू 2 है ना बेटा, तो इसको आगे सोल्व करो तो तुम्हारे पास कैसा आ जाएगा बताओ, तुम्हारे पास √3h अपॉन क्या बेटा √2 पाई। ये सोल्व कर सकते हो सोल्व। तो बेटा जैसे किसी भी ऑर्बिटल का तुम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो ना, डी के लिए L2 पुट कर दोगे, पी के लिए L1 पुट कर दोगे, एफ के लिए L3 पुट कर दोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम,
अगर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तुमसे पूछता हूं तो बताओ क्या फॉर्मूला यूज करोगे, NH/2 पाई। किसने दिया था बेटा, बोर ने। और इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किसने किया था, डी ब्रोगली ने, याद है, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम डी ब्रोगली ने दिया था। एन क्या है बेटा यहाँ पे, ऑर्बिट नंबर। तो बोलूं कि थर्ड सेल का बताओ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो एन की वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो 3H/2 पाई। हाँ है ना। तो ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। एक तो ये पॉइंट बेटा। अब देखो बेटा, मैं तुमसे पूछूं कि हीलियम के लिए 4s 4p 4d 4f इनकी एनर्जी का ऑर्डर बताओ बेटा। एन क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एस क्या है बेटा, सबसे। इसका मतलब है एस सबसेल ऑफ इक्वल 4। रहेगा। ये क्या है बेटा, 4p का मतलब क्या हो जाएगा, p सबसेल ऑफ 4th सेल। 4d का मतलब d सबसेल ऑफ 4th सेल। 4f का मतलब f सबसेल ऑफ 4th सेल। हीलियम बेटा, हीलियम का कोई चार्ज नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2। क्या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है, नहीं। देखो बेटा, सेल नंबर सेम है बट सब सेल अलग अलग है। इसके लिए एल की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, 3। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, एल पे। एल की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो क्या ऑर्डर आएगा, ओके। अगर मैं तुम्हें हीलियम प्लस के लिए ऑर्डर पूछूं, 4s 4p 4d 4f का, तो हीलियम प्लस बेटा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 1 का चार्ज का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो क्या कैसा बन गया, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसके लिए एल 0 है, इसके लिए 1 है, 2 है, इसके लिए 3 है। क्या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी की एनर्जी एल पे डिपेंड करती है, नहीं, सिर्फ एन पे डिपेंड करती है। एन सेम है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ओके। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 to n-1 तक। एक गिवन वैल्यू ऑफ एम एल के लिए एम की वैल्यू की -L to +L तक, हमेशा याद रखना। एन सेल नंबर को बताता है, एल सब सेल को बताएगा, एम की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताएगी बेटा। ठीक है, सब सेल्स कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ जी। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। हाँ है ना। एक सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 2l+1। अगर सेल गिवन हो, डायरेक्ट ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने, कैसे निकालेंगे, n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, डबल कर देते हैं ऑर्बिटल्स का। क्लियर है। अभी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो तुम्हें सोल्व करके बताना है। क्वांटम नंबर्स खत्म बेटा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है। सोल्व करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। इनमें क्वांटम नंबर का कौन सा सेट है जो कि पॉसिबल नहीं है, निकालो फटाफट। ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तुम्हें। थोड़ा अगर तुम इनको सोल्व नहीं कर पाए हो तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो तुम्हें पढ़ाया है एग्जैक्टली वही तुमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। बात करें, देखो बेटा, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, L0 M0। देखो बेटा, एल एन से बड़ा भी नहीं है, एम भी जो जैसा होना चाहिए, L0 तो एम अपने आप 0 हो गया। एस की वैल्यू +-1/2 कुछ भी हो सकती है। इसमें देखो ये वाला सेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना। एन की वैल्यू 3 है तो एल 0 भी पॉसिबल है, एम भी क्या हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है। एस की वैल्यू -1/2 पॉसिबल है ना, एस की तो +1/2 -1/2 कुछ भी हो सकती है। एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से n-1 तक, तो सही है। एम की वैल्यू कितनी होती है, -L से +L तक, तो ये वाला सेट भी सही है, ये भी सही है। ये वाला देखो बेटा, एन की वैल्यू 3 है, एल कितना है 0, तो एम भी कितना होता है बेटा, एम कहां से कहां तक होता है, -L से +L तक। तो बेटा L0 तो m-1 हो सकता है क्या, कभी नहीं। तो कौन सा ये सेट पॉसिबल है क्या, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। फॉर द p ऑर्बिटल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ। अरे p ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L × L+1 × H/2 पाई। ठीक है, p के लिए L की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, तो 1 × 1+1 H/2 पाई, तो कितना हो जाएगा, √2 × H/2 पाई बेटा। वहां पे H बार के केस में लिखा है बेटा, तो देखो H बार किसको बोलते हैं, H/2 पाई को, तो ये जगह √2 H बार, हाँ है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए, ओके। द क्वांटम नंबर
द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कौन सा बेटा, एस, स्पिन क्वांटम नंबर, हाँ या ना, यस और नो, ओके। ये क्वेश्चन देखो बेटा, x माइनस 2 हैज 56 इलेक्ट्रॉन, द एटॉमिक नंबर ऑफ x इज, आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एलिमेंट है x, तो उसका एटॉमिक नंबर है z, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है बेटा, z, ओके। x माइनस 2 चार्ज आ गया, मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा उस पे, z, 2 माइनस 2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा उसके पास, 56 दिया है। अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद -2 चार्ज के साथ उसमें 56 इलेक्ट्रॉन है, आया ना, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, z, -2 का मतलब 2 8 में ऐड होगी कितने, 56, तो z कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 54। समझ में आया कैसे किया, अरे एटॉमिक नंबर क्या होता है, z, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना उसका z होता है, -2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिए। तो देखो बेटा, तुम्हें बोला कि टोटल इलेक्ट्रॉन 56 है, मतलब एटॉमिक नंबर +2 = 56, तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 54, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट के टाइप का ये बेटा, विच ऑफ द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल, इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है बेटा, थर्ड सेल में, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3, l की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बेटा, 0 से n-1 तक, तो 0 से 2 के बीच में हो सकती है। देखो बेटा यहाँ पे n और l दोनों को इक्वल कर दिया, क्या पॉसिबल है ये, l की वैल्यू कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकती, l की वैल्यू कहां से 0 से n-1 तक, तो 0 1 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, तो फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो गया। बाकी तुम सब चेक लेना बेटा, सारे ऑप्शन सेम है। नेक्स्ट क्लास में अपन किसकी बात करेंगे बेटा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड रूल्स ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल, कि अब जो ऑर्बिटल्स तुमने डिफाइन कर दिया एस पीडीएफ, अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आया ना, हाँ सर। ओके। आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो।